नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज 7 बजे के इस शो में आप सभी से अनुरोध है कि जो भी लोग देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी रीच बढ़ती है और हम अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओंकार चौधरी जी और धीरेन्द्र पुंडीर जी। धीरेन्द्र पुंडीर जी इस समय रास्ते में हैं, लखनऊ में योगी जी को शपथ ग्रहण करवा के वापस घर जा रहे हैं। और ओंकार जी से अब हम पहले बात आरंभ कर लेते हैं। ओंकार जी, क्या ये माना जाए कि कल का जो शपथ ग्रहण था, इसके पूर्व 3 शपथ ग्रहण और हुए, तो कल का जो शपथ ग्रहण था, इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की घंटी कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बजा दी गई है? देखिए संजय जी, हम और आप सब देखते हैं, जानते हैं इन चीज़ों को कि जैसे ही एक राज्य में या अब तो गुच्छों में चुनाव होते हैं, जैसे इस बार 5 राज्यों में हुआ है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा। जैसे ही इन राज्यों में चुनाव निपटा और नतीजे आए, वैसे ही अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे और गुजरात में जो उनके कार्यक्रम लगे हुए थे, उनमें शामिल हुए, अपनी माताजी के पास गए, उनके साथ उन्होंने रात्रि भोज किया। तो ये ऐसी बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है, जो राज्यों में कामयाबी के बाद या सरकार बनाने के जनादेश मिलने के बाद जश्न में नहीं डूबती है, जश्न का इंतजार नहीं करती है या शपथ ग्रहण का इंतजार नहीं करती है कि उत्तर प्रदेश में कब शपथ ग्रहण होगा, उत्तराखंड में कब होगा, गोवा, मणिपुर में कब होगा और उसके बाद फिर आगे की प्लान बनाएंगे। नहीं, पहले से प्रोग्राम तैयार रखते हैं, तय रखते हैं और मोदी साहब और अमित शाह जो गुजरात से ही आते हैं, वो गुजरात की चुनौतियों को बहुत अच्छी तरीके से जानते और समझते हैं। पिछली बार भी हमने और आपने देखा था, एक समय ऐसा लगा था जब मतगणना हो रही थी कि कहीं भारतीय जनता पार्टी लटक तो नहीं जाएगी। लेकिन तब में और अब में साबरमती में काफ़ी पानी पानी बह चुका है और वहाँ नई फोर्सेस भी आ रही हैं, जगह-जगह उनकी पदचाप जो है वो सुनाई पड़ रही है। इधर कांग्रेस के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि प्रशांत किशोर की फिर से सेवाएं ले रहे हैं गुजरात में। बहरहाल मैं केवल गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल एक सीन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे की तैयारियों के लिए जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो कितना प्रतिबद्ध दिखाई देता है निरंतरता में, अनुशासन में और जो उनके सामने चुनौतियाँ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, उनको किस तरीके से एड्रेस करना है। अभी गुजरात के चुनाव में हम अभी मार्च में हैं, बैठे हैं, नवंबर-दिसंबर में वहाँ चुनाव होने हैं हिमाचल के साथ, लेकिन अभी से वहाँ की तैयारियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं और केवल गुजरात की नहीं। हम 2023 में बहुत सारे राज्यों में चुनाव देखेंगे। उनमें कर्नाटक भी है, उनमें राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, पूर्वोत्तर के भी 4 राज्य हैं। हो सकता है तब तक जम्मू कश्मीर के लिए भी रास्ता खुल जाए। तो ऐसे कई राज्य हैं और हो सकता है महाराष्ट्र में भी हो जाएँ, क्योंकि ये सरकार तब तक टिकेगी, नहीं टिकेगी, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो 2023 की अभी बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं और 2023 की बाधाएँ पार करके ही 2024 में जाना है। तो इसलिए इन्होंने जो मेगा शो किया है लखनऊ में, क्रिकेट स्टेडियम में करीब 70,000 लोगों की भीड़ और सभी वर्गों, सभी समुदायों के लोगों को आमंत्रण, हर जिले से अपने कार्यकर्ताओं को वहां बुलाना, बस में भर करके। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं की जो बैटरी है, वो चार्ज करके इन्होंने लखनऊ से उनको वापस भेजा है कि बेटा
2024 की तैयारियों में जुट जाओ पूरे मनोबल के साथ, ऊंचे मनोबल के साथ। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो शपथ ग्रहण था लखनऊ का, ये एक संदेश भी है, संकेत भी है, एक अलग तरीके से उत्सव भी मना लिया गया। भारी भीड़ जुटा करके एक संदेश और संकेत भी दे दिया गया और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा दिया गया। इसी के साथ ये भी मैं 2024 की शुरुआत मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की जो पहली बैठक हुई है, उसमें जो पहला फैसला हुआ है, वो ये हुआ है कि जो राशन दिया जा रहा है, वो अगले 3 महीने और दिया जाएगा। तो ये सारी तैयारियां हैं 2024 की। जी, तो अब मैं चलता हूँ धीरेन जी के पास। धीरेन जी, आप कल लखनऊ में शपथ ग्रहण में उपस्थित थे और ये कई विश्लेषक ये चर्चा कर रहे हैं कि जो शपथ ग्रहण समारोह में जो कुछ दिख रहा था, वो संभवतः ऐसा था कि योगी जी को फ्री हैंड न देकर उनको बांधने का उपक्रम किया गया। आपकी क्या टिप्पणी है इसके ऊपर? देखिए, दो चीजों में संजय जी इसको देखा जाना चाहिए, दो तरह से। एक तो ये कि 2024 से पहले की तैयारी के तौर पर, चूंकि केंद्र भी इस बार 2024 के चुनाव को लेकर बहुत, हर बार ही बीजेपी पार्टी रहती है, लेकिन 2024 का चुनाव, क्योंकि अब कल से आपने देखा होगा वो गाना फिर आने लगेगा, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। वो लोग अपनी ढपली लेके शुरू हो चुके हैं, अब वो 2024 में देखेंगे। हालांकि पहले गुजरात में देखेंगे, फिर 2024 में देखेंगे। तो मोदी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहते हैं। वो कल की एक तैयारी में दिखा कि योद्धाओं का जो एक सेना का एक अपने सेना के साथ जो फीस्ट होता है वॉर में उतरने से पहले, उस तरह की कोशिश दिखी। लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल यही था, मैं इसको लगातार इसीलिए वहां खड़ा हुआ ये देखना चाह रहा था कि क्या योगी को फ्री हैंड मिलता है। इस एक एक बहुत प्रचंड बहुमत के साथ एक सरकार ने 5 साल पूरा किया हो और उसके बाद प्रचंड बहुमत के साथ वापस आई हो, ऐसे में क्या उस नायक को ये छूट मिलती है कि वो अपनी सेना को, व्यू रचना को किस तरह करता है, या प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली की टीम उनको कुछ दिशा निर्देश देती है जो पॉजिटिव दिखते हो, और कुछ ऐसे दिशा निर्देश जिनसे कोई इंपेडिमेंट दिखता हो। तो मुझे लगता है ये एक मिले जुले संकेत यहाँ दिखाई दिए हैं। चूंकि ए.के. शर्मा की लगातार बातचीत के बावजूद कल ए.के. शर्मा दिखाई दिए। अगर आप मुझे लगता है कि हालांकि ब्रजेश पाठक बहुत ही जो तमाम उनके कार्यकर्ता आते हैं, हम लोग देखते हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या पार्टी के उनकी, जिनको और कहीं जगह नहीं मिलती थी, वो ब्रजेश पाठक के यहाँ पहुंचते थे। उनको जरूर एक मेटेरिक राइज हम उसको कह सकते हैं, लेकिन क्या ये योगी जी की सहमति से हुआ है? और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य उससे पहले भी बहुत ज्यादा, हालांकि उनके आपसी लोग कहते हैं कि रिश्ते बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन क्या दोनों लेफ्ट और राइट फ्लैंक आपके बहुत बेहतरीन, यानी जो स्कीमर है, जो कैप्टन है, उसकी मर्जी के हैं या नहीं, ये बहुत मायने रखता है किसी भी मैच में। विनिंग तो अलग बात है, आप एक जीत की बचाए रखने के लिए भी आपको दोनों का बहुत बड़ा बैलेंस चाहिए। इसके अलावा जो जो टीम दिखती है उसमें भी कुछ ऐसे जरूर दिखाई दे रहे हैं कि जैसे मुझे लगता है कि केंद्र ने इस बात की जिम्मेदारी में सहयोग देने की कोशिश की हो। अभी हम इस शब्द का इसीलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो जीत के आए हुए हैं, आप उनको इतनी छूट जरूर दीजिए संजय जी, वरना आप बहुत ही निर्मम टिप्पणियां करते हैं। तो मैं उनको थोड़ा सा लीवरेज देता हूं कि जीत के आए हुए लोगों ने योगी जी को फ्री फॉल नहीं दिया है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव सहयोग देने की इच्छा जताई है। लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव होता है या नहीं, ये अगले, एक तो हम लोग जब देख लेंगे अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का होता है और योगी जी किस तरह चलते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि कल ही जब शपथ मंत्रियों के नाम आने शुरू हो गए थे तो सबसे पहला जो सवाल राजनीतिक गलियारों में जो फुसफुसाहट थी, जो विस्परिंग थी, उसमें पहला वर्ड यही था कि योगी जी को पूरी तरह से फ्री फॉर ऑल नहीं दिया गया है। योगी जी को कुछ ना कुछ फाउंडेशंस के साथ दिया गया है। लेकिन जो बीजेपी के लोग थे उनका यही कहना था कि एक सहयोगी की भूमिका के तौर पर है,
चूंकि भले ही योगी जी को आगे बड़ा दिखना हो और उनको बड़े स्टेज पर जाना हो, उसका ग्राउंड यहीं से तैयार होना है। जैसे कुछ अफसर्स को मैं एक बात आपसे, मतलब चूंकि लंबा आपके सवाल में भी आ सकता है, लेकिन मैं कुछ अफसर्स की भूमिका को जरूर कहूंगा जो मैंने लगातार, चूंकि आप जानते हैं, बहुत सारे दर्शक भी शायद हम लोगों को जानते हैं कि मेरा कैरियर इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा, तो आज भी मेरे लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज से बात करना हमेशा बेहतर लगता है। तो उनमें से कुछ अफसर्स के बारे में जो बहुत एक अच्छी चीज थी, खासतौर से एक अफसर, नाम मैं ना भी लूं, आप समझते हैं कि फाइलों के मूवमेंट को बहुत बेहतर तरीके से योगी जी तक रखा। और जो चूंकि प्रशासनिक जिस तरह का अनुभव उनके पास नहीं था, उसके बावजूद भी कोई कंट्रोवर्सी आपने किसी फाइल की नहीं देखी। ये एक पॉजिटिव तरीका था। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ पॉलिटिकल, आपने देखा होगा एक लेटर लिखा गया था कोरोना के काल में, वो लेटर ब्रजेश पाठक जी का लिखा हुआ था, याद होगा आपको, हेल्थ मिनिस्टर को और उसको, और आपने उस पर एक शो भी किया था। तो मुझे लगता है योगी जी को किस फ्री फॉल दिया गया है और उसका कितना असर होगा, ये हम लोग अगले कुछ समय तक देखेंगे। लेकिन पहले के तौर पर आपको यही कि फ्री फॉर ऑल नहीं दिया गया है, जीते हैं, उनकी बात मानी गई है, उनके कुछ अच्छे चीजें भी देखी गई हैं। और मुझे लगता है एक और बड़ा, चूंकि जो राज्य की सबसे बड़ी संवैधानिक पद पर बैठी हैं, मुझे लगता है पटेल साहब, कुछ चीजें उनके साथ भी है और उन पर भी कोई असर हम लोग जल्दी देखेंगे। मैं इतना इशारा आपको कर रहा हूँ जी। इशारे की क्या जरूरत है, खुल के बताइए ना। चलिए अब आते हैं ओंकार जी के पास वापस। ओंकार जी, जो ये मंत्रिमंडल योगी जी का बनाया है, मैं वही प्रश्न जो मैंने आपको धीरेन्द्र जी से पूछा था, वही उसको प्रकारांतर से पूछता हूँ कि आपको लगता है कि जो संतुलन है वह उचित है? देखिए ऐसा है, पहली टिप्पणी तो मैं इसी पे कर दूं, फिर मैं आपके इस प्रश्न पर आता हूं। एक तो हम ये जो उप मुख्यमंत्री होते हैं, इनको लेकर के कुछ ज्यादा ही संजीदा, ज्यादा ही गंभीर हो जाते हैं। इसी तरीके से एक जमाने में उप प्रधानमंत्री को लेकर के भी हम बड़े विचार विमर्श करने लगते थे। एक तो संविधान में, आप तो बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, संविधान में ना उप प्रधानमंत्री पद का कोई व्यवस्था है, ना उप मुख्यमंत्री की कोई व्यवस्था है। ये उप मुख्यमंत्री बस कैबिनेट मंत्री की तरह ही होते हैं, इनकी कोई अतिरिक्त पावर होती नहीं है। उत्तर प्रदेश में या कुछ दूसरे राज्यों में जो ये उप मुख्यमंत्री का चलन शुरू हुआ है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि पिछले कार्यकाल में भी हमने देखा है कि ब्राह्मणों को लेकर के साहब एक ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दिया गया। पहली बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ ये जाति और धर्म और इन सब चीजों से ऊपर हैं। जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो उसके बाद ना वो ठाकुर हैं, ना वो कुछ दूसरी जाति के हैं, लेकिन सियासत में जिस तरीके से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे दल, उनका नाम, जो उनका नाम था बचपन का, जो उनके माता पिता का दिया हुआ था, उसको लेकर के संबोधित करते रहे, तो वो उनकी क्षुद्र मानसिकता और सियासत है, वो उसके साथ रहे। उसका मजा जनता ने उनको चखा भी दिया है और इसका जवाब भी दे दिया है। तो मेरा कहना ये है कि उप मुख्यमंत्री दो बना दिए गए, एक ब्राह्मणों को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए या उनमें मैसेज देने के लिए कि भाई आपका प्रतिनिधित्व हमने उप मुख्यमंत्री के रूप में रखा हुआ है। एक मौर्य पहले भी थे, इस बार भी लिए गए हैं, हालांकि चुनाव हार गए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चुनाव हारने वाले शपथ नहीं लेते हैं। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गई थी, फिर भी मुख्यमंत्री बन गई। उत्तराखंड में धामी साहब खटीमा से हार गए, फिर भी मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ भी एक हारे हुए को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो एक बड़े वर्ग में एक मैसेज देने के लिए इन दोनों को अगर उप मुख्यमंत्री के रूप में रखा गया है, तो बस हमें इतना ही सीरियसली लेना चाहिए इनको कि ये तो जो खास जातियां हैं या वर्ग हैं, उनमें एक मैसेज देने मात्र के लिए रखा हुआ है। बाकी उनकी कोई अलग से विशेष कोई उनके अधिकार होते हों या मुख्यमंत्री के कामकाज में वो कोई हस्तक्षेप करते हों,
अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब इस बार योगी जी को उतनी छूट नहीं दी गई मंत्रिमंडल गठन में जितनी मिलनी चाहिए थी। क्या पिछली बार दी गई थी? जब योगी सरकार एक काम कर रही थी या उसका चेहरा मोहरा हमारे आपके सामने आया था, क्या सारे मंत्री योगी जी की पसंद के ही थे? ऐसा तो नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कल्चर है, अपना एक अनुशासन है, वहां सामूहिकता में निर्णय लिए जाते हैं। आप बेहतर तरीके से जानते हैं संजय जी, इस बार भी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, इसमें अभी भी 40 से ज्यादा जिले छूट गए हैं। ये इतना बड़ा प्रदेश है कि आप सारे जिलों में से एक एक भी लें तो आप अंदाजा लगाइए मंत्रिमंडल कहां जाकर के बैठेगा, तो वो संभव नहीं है। इस बार भी केंद्र से ये राय दी गई थी, बल्कि मैं कहूंगा कि ये सलाह दी गई थी इनको कि भाई आप जो अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग वर्गों, जातियों, इन सबको प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, उनकी एक सूची बना दीजिए। सूची बना करके विचार विमर्श कर लेते हैं, फिर उनमें भी ये देख लेंगे कि इनका प्रशासनिक अनुभव कितना है, इनका बैकग्राउंड कैसा है, ये संभावनाएं किस तरह की हैं, कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कही गई थी कि अगले 25 साल 30 साल को मद्देनजर रख करके हमें लीडरशिप इवॉल्व करनी है। हमें आगे के 3 दशक की जो पार्टी की जरूरतें हैं उसके लिहाज से हमें नेतृत्व विकसित करना है। तो अगर विचार विमर्श में जेपी नड्डा शामिल हुए हैं, अमित शाह शामिल हुए हैं, अगर प्रधानमंत्री की मोहर लगी है, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और केशव मौर्य को शामिल किया गया है, तो ये एक सामूहिक फैसले लेने की एक अच्छी परिपाटी है। इसको हमें गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ एक बेहद लोकप्रिय नेता के रूप में प्रतिष्ठापित हो चुके हैं पिछले 5 साल में, उसमें उनको काम करने की छूट ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये जो 2 साल हैं अब हमारे सामने, 2022 से लेकर के 2024 तक, ये उत्तर प्रदेश के लिए गोल्डन एरा साबित होंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 2014 में भी और 2019 में भी अगर पूर्ण बहुमत किसी स्टेट ने दिया है तो वो उत्तर प्रदेश है। और वो चाहेंगे कि जितनी बड़ी चुनौती उनके सामने 2024 की है, उसमें एक बार फिर उत्तर प्रदेश उसी तरीके से उनके साथ खड़ा हो जैसे पिछले 2 लोकसभा चुनाव में खड़ा हुआ था। और ये कैसे खड़ा होगा? ये तब खड़ा होगा जब नरेंद्र मोदी भी अपना पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर रखें और योगी आदित्यनाथ भी, और पूरी मशीनरी उन तमाम योजनाओं, परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़े, जिनसे 2024 में भी इनको वैसा ही जनादेश मिले जैसा 2014 और 2019 में मिला था। ये प्रश्न मैं एक बार फिर से धीरेन्द्र जी से पूछ लेता हूं कि आपने जो मंत्रिमंडल देखा उसका जो संतुलन है उसके बारे में कुछ कहें। और एक जो संकेत देने के लिए जो मुख्यमंत्रियों का चयन किया गया, केशव प्रसाद मौर्य, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ब्राह्मण वर्ग को संदेश देने के लिए क्या बीएसपी से आया व्यक्ति ही सर्वथा उपयुक्त था? इतने बड़े संगठन में जो मुख्यतः जिसकी रीढ़ मानी जाती है ब्राह्मण वर्ग और जिसको कहते हैं सवर्ण समाज, उसमें उनको ब्रजेश पाठक के अतिरिक्त और कोई नहीं मिला संदेश देने के लिए? है वो परेशान करेगा। आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज अगर आ रही है तो मैं उसको, मेरी आवाज अभी आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही जी। मैं अगर आप एक संतुलन के तौर पर देखते हैं तो पहले सवाल का मैं जवाब पहले देता हूं कि मुझे लगता है थोड़ा सा और संतुलित होना चाहिए था, क्योंकि ये हमको सरकार को ये छूट होती है वो किस तरह का मंत्रिमंडल तैयार करेंगे, लेकिन आपको दिखेगा कि कुछ जातियों को बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व के तौर पर नहीं दिख रही हैं और कुछ का असंतुलन भी ज्यादा दिख रहा है।
आप देखेंगे जिस तरह से 21 अपर कास्ट वोट, ये अलग बात है कि वो वोट हमेशा बीजेपी को मिलता रहा है, बीजेपी की सपोर्ट में बहुत खड़ा रहा है और इस पूरे चुनाव में अगर हम देखेंगे उसने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरह से सशक्तिकरण की बात की गई, महिला वोटर्स का वोट बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिला था, जिस तरह से, और मुझे लगता है कि ये सरकार की वापसी जो संभव हुई है उसमें महिलाओं का और बच्चियों का वोट बड़ा जबरदस्त था, लेकिन वो फिर भी एक ट्रेडिशनल दायरे में बंधे रहे, उससे आगे जाने की कोशिश नहीं की है। इसके अलावा जिस तरह से हम जातीय संतुलन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको और थोड़ा सा क्लिप करना चाहिए था, और जिस तरह से 5 राजपूत हैं और 7 ब्राह्मण्स हैं और एक मुख्यमंत्री भी राजपूत हैं, इसके अलावा आप देखेंगे 5 वेस्ट समुदाय के लोग हैं, यानी कुल मिला के 21 की बजाय अगर इसको अच्छी तेज तर्रार टीम बनाकर ये हिस्सा उस तरह बढ़ाया जाता, जैसे कि एक आपको दिखेगा कोई त्यागी समाज से व्यक्ति नहीं दिख रहा है, पाल जो है एक उनकी जो समाज जो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर हैं, और चूंकि आपको स्वामी प्रसाद मौर्य की इसको रणनीतिक तौर पर भी देखना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पूरी लड़ाई को 85 बनाम 15 यानी 15% अपर कास्ट के साथ कहने की, जिसको ध्वस्त कर दिया जनता ने, उनके इस आइडिया को स्वीकार नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि ये और संतुलित किया जा सकता था, और हो सकता है क्योंकि अभी पूरी बची हुई है जगह, क्योंकि यूपी में ये लगभग 62 मंत्रिमंडल में जा सकते हैं, 62 के करीब हो सकते हैं, तो इसीलिए वो गैप बनाया गया है। मुझे लगता है कि वो आप उसको देख सकते हैं कि उसमें कुछ और बेहतर हो सकता है। दूसरा सवाल मैं आपका सुनना चाहूंगा, वो मुझे पूरा तरह से नहीं आया। मैंने कहा ब्रजेश पाठक के अलावा कोई ब्राह्मण नहीं मिला इनको संकेत देने के लिए, जो कि बीएसपी से आए हैं 5 साल पहले। देखिए उनका मैंने पहले उसमें अपने बातचीत में कहा कि बहुत मेटियोरिकराइज किया गया उनको। श्रीकांत शर्मा के पास जरूर मुझे लगता है कि कोई चीजें जरूर रही हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर या उनको लेकर, और ये भी कहा जा रहा है आज पूरे दिन जो चर्चा रही जिसकी वजह से हम लेट भी हो गए, वरना आपके साथ सही समय पे जुड़ने का जो प्लान था वो ये था कि उनको पार्टी अध्यक्ष कहीं बनाया जा रहा है क्या, इसको लेकर बड़ी चीजें, क्योंकि बीजेपी एक मामले में तो सफल पार्टी है कि ये पत्रकारों को बहुत ज्यादा, जब तक उनकी इच्छा नहीं होती जानकारी नहीं मिलती है, चाहे आप जाएं उसमें कयासबाजी जरूर होती है, ये एक बड़ी चीज है, इनकी सफलता है और इससे ये चौंकाते भी हैं। लेकिन ये सवाल लगातार बीजेपी के इस बार सवाल खड़ा हो रहा है, न सिर्फ संजय जी इस बात पे, बल्कि आपने देखा होगा महज 3 महीने पहले पार्टी में शामिल हुए राकेश सचान कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद ब्रजेश मिश्रा, चूंकि एक चीज जरूर हो चुकी थी लेकिन उसको हम लोगों ने शायद एक्सेप्शनल केस माना था, जो हेमंत बिश्व शर्मा का था, और जिन्होंने 5 साल तक पार्टी के लिए पूर्वोत्तर में एक बड़े वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए, वहां की तमाम राज्यों को इकट्ठा करने के लिए और बहुत मेहनत के साथ की थी। तो लगातार शायद ये एक्सेप्शन होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से 2014 में ही आए, उनको न केवल सत्ता हासिल हुई और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन यहाँ 2016 में शायद वो आए थे, अब 5 साल बाद चुनाव हुआ, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ब्रजेश पाठक जो हैं वो पहले कांग्रेस में थे, 90s के वक्त स्टूडेंट लीडरशिप से शुरू किया उनका पॉलिटिकल कैरियर है, वो वहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और वहीं की राजनीति, उसके बाद फिर वहां से पार्टी के बाद वो बसपा में चले गए और बसपा के बाद से यहाँ पहुंचे। तो लोगों को लग नहीं रहा था, हालांकि इस तरह की अफवाहों को मैं सच नहीं मानता जैसा कहा गया कि वो पार्टी छोड़कर जा सकते थे, हालांकि उनका नाम उस लिस्ट में, फहरिस्त में सबसे ज्यादा माना जा रहा था। इसके बावजूद उनको न केवल उनका एक्सटेंशन किया गया बल्कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन ये मुझे लगता है कि दिनेश शर्मा जैसे जो मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री, वो कोई भी छाप छोड़ने में बिल्कुल विफल रहे। उन तक मुझे बहुत सी, मैं आपको मतलब अंदर की बातें तो ये तक हैं कि वो फाइलों पर साइन भी नहीं करते थे। उनको ये लगता था कि कहीं ये गड़बड़ हो या कुछ, ये जो अनिश्चय की स्थिति थी। एक जो मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी शेयर करते हैं, जो फोन बटने वाली जो चीजें थी, वो तमाम चीजें वो इनके अंडर आती थी जो स्टूडेंट्स को दिए जाने हैं, लेकिन वो सब भी काम नहीं हुए थे। तो लिहाजा मुझे लगता है बीजेपी ने इस बार ये दांव खेला है कि ठीक है, भले ही दूसरी पार्टी से आए हैं लेकिन आपको अपना ये जो वोट प्रतिशत है, बाइपोलर इलेक्शन होने जा रहा है, 2024 की तैयारी बहुत ज्यादा है
और अभी से आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव इस बार वहां रहकर लड़ रहे हैं। और जो अभी जयंत चौधरी और चंद्रशेखर की भी आपने मुलाकात देखी होगी। ये मैं नहीं कह रहा कि उसका बहुत इम्पैक्ट है, मैं पहले ही मैं उन लोगों में से हूँ, रिपोर्टर्स में से, जो आपने देखा होगा जो इस बात को कतई नहीं मानते कि जयंत चौधरी का कोई जाट वोट के साथ कोई इस तरह जीत का रिश्ता बन सकता है, क्या मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी हमको ये समीकरण देखना होता है, राजनीति इन्हीं परसेप्शन से चलती है। तो ऐसे में मैं यही कहूंगा कि ये जो मटीरियोक्राइज है, इससे बेहतर पार्टी के कार्यकर्ताओं में कई सारे सवाल हैं। जो आपने सवाल किया है उसका जवाब है, लेकिन आपको आज भी देखना होता, अगर आप लखनऊ में होते तो सबसे ज्यादा जो भीड़ थी, सबसे ज्यादा जो रात में दिवाली का जश्न था, जो कांग्रेस एक परंपरा आपको दिखेगी, वो वहां उस बिल्डिंग में जाकर आपको दिखाई देती है, उस पर है। लेकिन बीजेपी ने ये क्यों किया है, बीजेपी इस पर क्या सोच रही है, मुझे लगता है कि ये उसके कार्यकर्ताओं की राय और उनके नेताओं की राय मुख्तलिफ हो सकती है इस। जी, अब चलते हैं जो आज का हमारा मूल विषय है कि लोकसभा 2024 में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं। आज की स्थिति देखते हुए अभी कुछ बड़े राज्यों के चुनाव आने बाकी हैं, 2022 में भी, 2023 में भी। अभी गुजरात बाकी है, कर्नाटका बाकी है, राजस्थान बाकी है, मध्य प्रदेश बाकी है। आपको यदि 2024 की दृष्टि से देखा जाए तो मैं आपके सामने एक विचार रखता हूं, ओंकार जी, और वह यह है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों में वृद्धि की कोई संभावना रखती है। संभवतः तेलंगाना में भी हो सकती है, लेकिन तेलंगाना में सीटें ही इतनी कम है कि वो बहुत मामूली होगी। अभी 4 हैं तो 6 हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। लेकिन यदि बड़ी सीटें बढ़ानी है, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में काफ़ी नुकसान होगा, वहाँ इनकी 18 सीटें हैं, तो वहाँ इनको अच्छा खासा, मतलब 15-16 सीटों का नुकसान हो सकता है। तो उसको मेकअप करने के लिए या तो 2014 की तरह उत्तर प्रदेश में मैक्सिमाइज किया जाए, और या फिर महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ के वहाँ मैक्सिमाइज किया जाए, दोनों किए जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये 303 का आंकड़ा वापस प्राप्त हो पाएगा? क्योंकि बाकी सारे प्रदेशों में जहाँ सीटें जीते हैं वहाँ सैचुरेशन पॉइंट है। गुजरात में 26 की 26 हैं, आपके राजस्थान में 25 की 25 हैं, कर्नाटक में 28 में से 26 हैं, आपके मध्य प्रदेश में से 29 में से 28 हैं, तो हरियाणा में 10 की 10 हैं, उत्तराखंड हिमाचल में सारी की सारी हैं, तो बिहार में 40 में से 39 हैं एनडीए के पास में। तो ये स्थिति देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये 303 का आंकड़ा बहुत दुष्कर होने वाला है इस बार? आप म्यूटेड है। 2024 जी जी, मेरी तरफ से खुला हुआ है। जी, आवाज आवाज आ रही है? हाँ आ रही। ओके ओके। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें आज लग रहा होगा कि ये दुष्कर कार्य है, पर 2024 जब आएगा तो बहुत सारे ऐसे काम हो चुके होंगे जिनको लेकर के ये देश के सामने जाने वाले हैं। एक तो भगवान राम का मंदिर भव्य रूप में उस समय सबके सामने होगा, नई पार्लियामेंट आपके सामने होगी, पूरा सेंट्रल विस्टा उस समय भव्य रूप में आपके सामने होगा। प्रगति मैदान पर जो पिछले कई साल से काम चल रहा है वो भी अपना रूप स्वरूप ले चुका होगा। ये तो वो जगह हैं जो अभी तत्काल मेरे ध्यान में आ गई हैं। पूरे देश में बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं। मतलब मोदी जी के पास इस देश को और देशवासियों को दिखाने के लिए बहुत कुछ होगा, बहुत सारी उपलब्धियां उनके खाते में उस समय होंगी, एक वातावरण भी बना हुआ होगा। और मुझे नहीं लगता संजय जी
कि ये जो थर्ड फ्रंट की बात चल रही है, ये कोई सही तरीके से कोई स्वरूप अख्तियार कर पाएगी। इसमें बहुत सारे लेकिन किंतु परंतु हैं। बहुत सारे नेताओं की अपनी ईगोज़ हैं और केवल ममता बनर्जी नहीं उछल रही हैं। अभी अरविंद केजरीवाल, जिनको मैं एक बोना पॉलिटिशियन कहता हूँ, जो ज़रा-सी कोई कहीं उपलब्धि हो जाए तो उछलने लगता है, एक शैतान बच्चे की तरह मुस्कान लेकर के अपने चेहरे पर उल्टी-सीधी हरकतें करने लगता है। उनकी भी आकांक्षाएँ ज़ोर मार सकती हैं और अभी पंजाब में किसी को नहीं बुलाया, अकेले उन्हीं का हेलीकॉप्टर उतरा वहाँ पर और जो भी कवायद चलती है, उसमें भी वो शामिल नहीं होते हैं। तो किसी थर्ड फ्रंट की तरफ से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। हाँ, ये बात आपकी सही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मैक्सिमम अपना प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि जिस तरह का वातावरण उन्होंने वहाँ क्रिएट कर दिया है, जिस तरह की दहशत पैदा कर रखी है लोगों में, मतगणना के बाद, नतीजे आने के बाद भी हिंसा, अभी भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो और ऐसे में जो इनकी सीमाएँ हैं, राज्यों में हस्तक्षेप करने की या नहीं करने की जो इनकी मनःस्थिति है, वो इनके लिए निश्चित रूप से एक असमंजस की और एक गलत मैसेज देने वाली स्थितियाँ बन रही हैं, तो बंगाल में नुकसान होगा। पर मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश इस बार भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम दे सकता है। ये सीटें 2014 से भी आगे बढ़ सकती हैं, 1-2 सीटें आगे बढ़ सकती हैं। अगर जो मैंने कहा था कि ये गोल्डन एरा होगा, ये 2 साल गोल्डन एरा होंगे उत्तर प्रदेश के लिए, योगी जी के लिए मौका है कि वो केंद्र से जितना ले सकते हैं इन 2 सालों में और जो बीमारू राज्य की एक छवि बनी हुई है, बिहार की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, उससे निकाल करके आगे ले जा सकते हैं ये। मैक्सिमम योजनाएँ, परियोजनाएँ लेकर के आएँ, विकास योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम करें। जो-जो उनके सामने चैलेंजेज़ हैं, उनको एक अवसर के रूप में वो हाथों-हाथ लें। मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से मैक्सिमम सीटें लेना चाहेंगे, तो ये उनके लिए निश्चित रूप से एक मौका है। जब अगर मोदी भी चाह रहे हैं, तो योगी को भी ये एक अवसर की तरह लेकर के राज्य के लिए मैक्सिमम लेना चाहिए और ये आप सही कह रहे हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन सब में तो मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। झारखंड में भी इसी तरीके से, हालाँकि झारखंड कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, हरियाणा कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, हिमाचल और आपके उत्तराखंड में मेरे विचार से 5-5 सीटें हैं। तो ये छोटे-छोटे राज्य हैं। जम्मू कश्मीर में देखना होगा वहाँ की क्या स्थिति है, लेकिन पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें वहाँ से ले ली थी। तो गुंजाइश बाकी राज्यों में वाक़ई नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र में क्या सूरत-ए-हाल बनती है और महाराष्ट्र में अगर तब तक ये सरकार गिर जाती है, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में, क्योंकि हमें ये याद रखना होगा कि चाहे 2014 रहा हो, चाहे 2019 रहा हो, अगर शिवसेना को वहाँ मैक्सिमम सीटें मिली हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के बड़े-बड़े पोस्टर जो लगे हुए थे, जो स्टेज पर, बैक स्टेज में जो उनके बड़े चित्र लगे हुए थे और जिस तरीके से मोदी एक बड़ा फेस था, वो गठबंधन सहयोगी थे, उसकी वजह से मिली थी। लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में नहीं है और जो एनडीए सरकार है, ये अब तक इतने पाप कर चुकी है, इतने भ्रष्टाचार के किस्से कहानियाँ इनके सामने आ चुके हैं। कोविड काल में भी मैक्सिमम जो डेथ हैं वो महाराष्ट्र में हुई हैं, तो लोगों का बड़ा मोह-भंग है और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत तो जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, मुंबई नगर महापालिका के चुनाव और दूसरी जगहों के, वहाँ से हो जाएगी। तो महाराष्ट्र एक दूसरा स्टेट होगा उत्तर प्रदेश के बाद, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए मैक्सिमम लेने की संभावनाएँ खुली हुई होंगी। जी, तो मैं दर्शकों से पहले अनुरोध करूँगा कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछ लें। धीरेन्द्र जी, लगता है उनका कनेक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपसे ही अगला प्रश्न यहीं पर कर लेता हूँ।
जी कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त जो अन्य प्रदेश जहाँ पर चुनाव हुए हैं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी अपना पैर पसारने का प्रयास कर रही है। हालांकि प्रयास तो उत्तर प्रदेश में भी कैंडिडेट तो खड़े किए थे, लेकिन कोई विशेष उनमें उत्साह नहीं था। लेकिन उत्तराखंड में, गोवा में और पंजाब में, यहाँ पर उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किए थे। तो आपको क्या लगता है कि ये आम आदमी पार्टी जो है, यह विपक्ष का खेल और अधिक बिगाड़ेगी या कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कोई चुनौती प्रस्तुत कर सकेगी? अभी चुनौती जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं देखता नहीं हूं। अभी तक तो 2 राज्यों का जो अनुभव है, हाँ ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहां भारतीय जनता पार्टी को बेहतर करना चाहिए था, वहां जरूर भारतीय जनता पार्टी फिसड्डी साबित हो रही है। और अभी भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करने के लिए ये प्रयास कर सकते थे, क्योंकि यहाँ इनके पास संसाधन भी हैं, मौके भी हैं, मीडिया का भी एक पार्ट इनके पास है, ये कर सकते थे, सड़कों पर उतर सकते थे, नहीं कर पा रहे हैं। पर जहां तक दिल्ली का और पंजाब का सवाल है, दोनों जगह कांग्रेस को रिप्लेस किया है आम आदमी पार्टी ने। और जहां जहां भी वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है, वहां कांग्रेस की ही ऊपर पैर रख करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है। अभी जैसे उनका अगला जो टास्क है वो गुजरात हो सकता है। गुजरात की उनकी जो सक्रियता है और सूरत वगैरह में जो नगर निगम के चुनाव में जिस तरीके से उनको कुछ सीटें मिली थी, शायद 20 या 25 सीटें मिली थी, और वहां कांग्रेस घट गई थी। तो जहां जहां कांग्रेस का नकारापन सामने आ रहा है, जहां उसकी काहेली उसको उसके मौके आगे बढ़ने के रोक रही है, वहां वहां अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी बहुत चालाकी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस को रिप्लेस करने के बारे में वो लगातार अपनी योजनाएं बना रहे हैं। और पंजाब में 92 सीट लेकर के उनका उत्साह, उनका जो मनोबल है वो 7वें आसमान पर है। तो यहां से वो ताकत लेकर के निश्चित रूप से कई राज्यों में ऐसा करने के बारे में सोचेंगे। अभी जो उनके टारगेट हो सकते हैं वो गुजरात हो सकते हैं, वो हिमाचल हो सकते हैं, वो राजस्थान में भी कोशिश कर सकते हैं। ये 4 स्टेट तो मुझे सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं संजय जी, जहां आम आदमी पार्टी आगे बढ़ने के बारे में प्लानिंग जरूर बनाएगी। धीरेन्द्र जी वापस जुड़ गए हैं, तो मैं धीरेन्द्र जी से अब अंत में प्रश्न पूछता हूं। यदि आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो क्या परिस्थिति बनेगी? देखिए, वो सवाल मैंने सुना और आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है उनकी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब हम प्रश्नों पर ही चल देते हैं, क्योंकि चर्चा तो लगभग पूरी हो गई है। अब उनका मत मिल नहीं पा रहा है, तो हम प्रश्न ले लेते हैं। ट्रू वॉइस ये पूछ रहे हैं, सर माय क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बट फर्स्ट टाइम गॉट यू एंड योर एक्सीलेंट पैनल ऑनलाइन। क्या गांधी ने अपना सरनेम इंदिरा को फ्यूचर पॉलिटिक्स सोचकर दिया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो ये था कि नेहरू जी शादी नहीं कराना चाहते थे उनकी एक पारसी से, तो और पारसियों में भी ये है कि कोई बाहर के चाहे वो लड़का हो या लड़की, शादी यदि करता है तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो इसलिए गांधी जी ने फिरोज को अडॉप्ट कर लिया था और अडॉप्ट करके फिर उसकी इंदिरा से शादी करवाई थी। इसलिए हुआ था, बाकी सब बात की बनाई हुई कहानियां हैं।
अक्षय हर्षे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, बंगाल में हिंदुओं को मार रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट हाथ बांध कर बैठी है, केंद्र कुछ क्यों नहीं कर रहा? क्या नेहरू सच में मुस्लिम थे? बताइए। नेहरू जी के बारे में तो आप बताइएगा, लेकिन जहां तक जिन राज्यों का आपने जिक्र किया है कि वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा चल रही है, देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि केंद्र के जो अ, अ, अधिकार हैं, जो क्षेत्र है, वो संविधान ने कुछ बांध करके रखे हुए हैं। और जो मौजूदा सरकार है, हमने देखा था पश्चिम बंगाल में भी जब नतीजे आने के बाद हिंसा हुई थी और बहुत सारे लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, शायद 16 लोगों की मौत हुई थी। उस समय भी केंद्र को क्रिटिसाइज किया गया था और खास तौर से जो मोदी के प्रशंसक हैं या अमित शाह के प्रशंसक हैं, उन्हीं के निशाने पर ये दोनों आए थे। लोग व्यग्र थे ये जानने के लिए कि आखिर ये लोग खामोश क्यों बने रहे। तो उसका जवाब तो अभी तक भी नहीं मिला है। इस बार ज़रूर मोदी जी ने क्रिटिसाइज़ किया है। जो ये वीरभूमि में इस बार की हिंसा हुई है, उस पर उन्होंने क्रिटिसिज़्म किया है। शायद पिछली बार जो उनके क्रिटिसिज़्म हुए थे, उसको ध्यान में रख कर के उन्होंने बोला है। पर हाँ, ये चिंता का विषय तो है कि उन राज्यों में हिंदुओं पर हिंसा हो रही है और केंद्र सरकार जवाब तलबी तो कर ही सकती है, चिट्ठी पत्री तो कर ही सकती है। इसके अलावा वहाँ से रिपोर्ट तो मंगा ही सकती है, एक तलवार तो लटका ही सकती है केंद्र राज्य सरकारों के सिर पर। अगर वो बर्खास्त भी नहीं करना चाहते हैं, 356 का उपयोग भी नहीं करना चाहते हैं, इंदिरा गांधी की तरह या जो दूसरे प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी तरह, तो और रास्ते हैं। उन रास्तों को तो केंद्र सरकार अख्तियार मतलब उनको तो अपना ही सकती है, उन एक हथियार की तरह उनका इस्तेमाल कर सकती है। मुझे नहीं पता कि इन राज्यों से खतो किताब हो रहा है कि नहीं हो रहा है होम मिनिस्ट्री का, या राज्यपालों से कोई रिपोर्ट मंगाई जा रही है या नहीं मंगाई जा रही है, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर तो वो जाहिर नहीं की गई। रिपोर्टों से कुछ नहीं होता ओंकार जी। 356 के अतिरिक्त भी संवैधानिक उपाय हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उसमें से एक भी नहीं अपनाया है। इसलिए उनके ऊपर कायरता का आरोप लगता रहता है। और जो मुझे लगता है कि कई अंशों में, कई इस पे विशेषकर बंगाल के परिप्रेक्ष्य में, मैं तो कम से कम सही मानता हूँ उसको। आपका कनेक्शन कट गया था। वो प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था कि आज यदि चुनाव हो जाए तो क्या स्थिति? देखिए, आज यदि चुनाव होंगे तो मुझे लगता नहीं कि कोई कारण है। विपक्ष जिस तरह से बटा हुआ है और जिस ताकत के साथ वो अपने आप को एक कैप्चर करना चाहता है, कांग्रेस की जो जमीन है जिसको खाली करने के लिए जो जमीन खाली हुई है कांग्रेस के जाने से, उसको कब्जाने के लिए वो हर किस्म की कोशिश कर रहा है। और पिछले कुछ दिनों से पंजाब हासिल होने के बाद वापस उसी दौरे की स्थिति में आ चुके हैं केजरीवाल, जो अमूमन उनको लगता है कि वो मोदी के सामने इस देश का सबसे बड़ा विकल्प है। और इसीलिए वो जो गुजरात का चुनाव होगा उसमें वो सबसे ज्यादा ताकत के साथ, आप देखेंगे संसाधन, ताकत, लोग सबसे ज्यादा वहीं जुटाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो कोई बहुत क्रेडिबल विपक्ष नहीं है जो जातीय और क्षेत्रीय संभावनाओं के अलावा जिसके पास कोई पूरे नेशनल एक आइडिया के लिए जो है कोई बहुत बड़ी उम्मीद के साथ हो। क्योंकि बिना लीडर के रीजनल पार्टियां, जैसे अगर हम लोग बात करें तो लालू यादव की पार्टी को हो सकता है कि आपको विधानसभा में आप उसका ये चमत्कार या प्रोग्राम या उसके बेटे को इस तरह देख रहे हैं ओम तेजस्वी को, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो वहां उनकी क्रेडिबिलिटी बेहद कम होगी। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोगों ने लगातार बात की संजय जी, तो मैंने कहा कि कांग्रेस, जिस पर लोग बहुत सारे नाराज भी हो रहे थे, हालांकि अभी वो संभव नहीं दिख रहा, लेकिन आज की डेट में भी मुस्लिम्स वोटर जो है ये सोच रहा है, मतलब एक स्पिरिट ऑफ माइंड है जिसमें वो ये कह रहा है कि ऊपर अखिलेश कोई चुनौती नहीं है मोदी के सामने, उस वक्त हमको कांग्रेस को देना होगा। तो मुझे लगता है जो के कार्यों की जो अपील है वो बड़ी है। कोई उनके सामने कोई क्रेडिबल एक कोई लीडरशिप नहीं है विपक्ष के पास, और दूसरा उनके अंदर अब इतनी ज्यादा रस्साकसी हो गई है, उनको लग रहा है एक जगह खाली हो गई, जल्दी कब्जाना है, जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना, इसीलिए वो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं।
इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन केकड़े वाली जो कहानी है बाल्टी के अंदर वाली, कोई बाहर नहीं आता खुली हुई बाल्टी से, इस समय विपक्ष के साथ दोहराई जा रही है। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखिए अभी भी ऐसे तो 57 सीटें कम हुई हैं बीजेपी की, सिर्फ बीजेपी की अगर हम लोग देखें 255 सीटों पर है, 312 से 255 पे आई है, लेकिन एक बहुत बड़ी कंफर्टेबल मार्जिन के साथ है। मुझे लगता है कंफर्टेबल मार्जिन के साथ बीजेपी 303 पर जरूर हम लोग इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी आज की डेट में भी उतनी ताकत के साथ है। आप अगर कर्नाटक का उदाहरण लेते हैं तो कर्नाटक में भी हमको लगता है कि आपने देखा होगा सरकार के कदमों का खिलाफ जो विरोध हो रहा था उसका रिएक्शन आप देखिए कैसा हो रहा है, क्योंकि वहां या ऐसी तमाम जगह पर जो फोर्स है, खासतौर से आप कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर है, मैं देख रहा था कि तमाम लोगों को जाकर बार बार ये कहना पड़ रहा है, जो तमाम अभी तक मोदी जी के नाम पर पानी लेकर पिल पड़ते थे या जो राशन पानी लेकर जो कहावत है वो किया करते थे, आप देखेंगे उन सब ने, चाहे वो कोई भी वेबसाइटों में एक का नाम लेकर उसको बहुत क्रेडिबल यहाँ नहीं करना चाहता ताकि लोग भाग के उसी को देखने लगे यहाँ से हमारे दर से। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वो तमाम लोगों को जाके देखिए, वो ये कह रहे ये वो सही है, उसमें दिखाई गई घटना सही है, अर्ध सत्य है, नरेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या इससे ठीक हो जाएगा? तो मुझे लगता है कि देश के लोग जाग रहे हैं और उनके पास अभी मोदी से बेहतर विकल्प नहीं है। वो मोदी से बेहतर विकल्प मोदी की पार्टी में खोज रहे हैं। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, क्योंकि जब आपने बंगाल का जिक्र किया जब आपने बंगाल का जिक्र किया तो देश की जनता जो सपोर्टर्स है वो मोदी से और ज्यादा किस मायने में, क्योंकि मोदी काम करने में मुझे लगता है शायद ही कोई उनका मुकाबला करेगा, इतनी मेहनत इतना वो सब करना, लेकिन उनको हिंदू हितों पर और ज्यादा कड़क रुख चाहिए। वो चाहते हैं कि जिस तरह बंगाल में जिस तरह हमले हुए, 17 मर्डर उस समय थे, मैं ओमकार सर के उसमें बता रहा हूं, और जिस तरह सामूहिक रेप हुए, आप देखिए कोर्ट को, हाई कोर्ट को, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त हिला हवाली की स्थिति में थे, इस बार देर नहीं की। आपने देखा होगा 1 मिनट देरी नहीं की, उन्होंने कहा नहीं आप सीधा उठाइए, फाइल दीजिए, सीसीटीवी कैमरे लगाइए, हमको 2 बजे रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि ये जनता का मानस होता है जो तैयार करता है। मुझे लगता है आज की डेट में भी संजय जी कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं है कि बीजेपी इस बार भी उतनी ताकत के साथ आएगी, और हो सकता है चूंकि जिस तरह की राजनीति हम अभी वहां देख रहे हैं महाराष्ट्र में ये तब तक आपको गठबंधन साथ दिखाई दे रहा है जब तक उनको ताकत अभी है, क्योंकि ये तो एक ताकत है, एक स्टेट है, सबसे ताकतवर इकोनॉमिकली कंडीशंस का स्टेट है। वहां जाने का मतलब आप समझ रहे हैं फंड से लेके तमाम चीजों का क्रंच होगा, लेकिन जैसे ही चुनाव होगा तो हमारे गांव में कहावत है जूतों में दाल बटना कई बार होता है, तो उस तरह की दाल बटने लगेगी, क्योंकि तब सब लोग भागेंगे और उस वक्त बीजेपी के पास अपना एक वोटर्स है। आपने देखा होगा भले ही ये उद्धव ठाकरे या उनको जो भी लगा हो जिस तरह भी किया गया हो, लेकिन बीजेपी अपने दम से पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र में है, पूरी ताकत के साथ हम लोगों ने यहाँ देखा। ये मुझे आपकी बात से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि बंगाल में हमको कुछ चीजें बदलती दिखेंगी, लेकिन आज की डेट में भी अगर यूपी का चुनाव हो जाता है, जिन सीटों को हम देख रहे हैं, अगर आप इनको लोकसभा में, मैं वो जो सीटें हासिल हुई उनका कन्वर्जन नहीं कह रहा, जो वोटिंग का पूरा अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकसभा के हिसाब से सीटों को देखेंगे, जो वोट को जोड़कर, वोट सीटें मिली उसको नहीं, वोट जोड़कर देखेंगे, तो बीजेपी अभी भी मुझे लगता है कि पहले वाले प्रदर्शन से बेहतर कर रही होगी, इस बार के प्रदर्शन से बेहतर कर रही होगी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को वो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, और 24 तक आते आते आप यहाँ से दिल्ली से जब एक्सप्रेस मुंबई 12 घंटे में पहुंचने लगेंगे गडकरी जी के मुताबिक, तो कुछ तो स्विंग वोटर आपको मिलेगा ही ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आइए वापस प्रश्नों पर चलते हैं। उदय आर पई, मुंबई, जय श्री राम to Sanjay ji, Omkar ji, Dhiren ji. Most of us were of the opinion that Samajwadi Party may not be able to breach the 30% vote share mark, their best before 2022. What could be the reasons for SP to be able to increase its vote share to 32%? SP alone is 32% as per ECI website, and can it go beyond this in the future? मुझे तो लगता है उसका बेस्ट परफॉर्मेंस है, और ये इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का वोट परसेंट घट गया, बसपा का भी वोट परसेंट घट गया,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में तो बढ़ोतरी हुई है और इनके वोट प्रतिशत में भी 3% की बढ़ोतरी है। और ये सब इसलिए है कि जो मुस्लिम वोट थोड़ा बहुत बट जाता था कांग्रेस में और बहुजन समाज पार्टी में, इस बार बटा नहीं है। और ना ही ओवैसी किसी भी तरह का कोई करिश्मा कर पाए हैं, किसी तरह का प्रभाव छोड़ पाए हैं। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अगर कोई और वोट बैंक का अपने साथ नहीं जोड़ पाती है, नया नहीं जोड़ पाती है, तो ये उसका मैक्सिमम परफॉर्मेंस है। इससे आगे बढ़ने की उसकी गुंजाइश नहीं है। जी, अगला प्रश्न मिथिलेश कुमार, ऑल डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव कॉमन सिविल कोड, व्हाई मिस्टर मोदी इज स्टिल हेजिटेंट ऑन इट एंड डूइंग इट ओनली इन उत्तराखंड? मुझे लगता है उत्तराखंड में एक प्रकार का प्रयोग हो सकता है और उस माध्यम से काफ़ी विचार विमर्श हो जाएगा, कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये कॉमन सिविल कोड को लेके लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं। लोग सोचते हैं कि सबका एक कानून बन जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। कॉमन प्रिंसिपल्स बन सकते हैं, कॉमन कानून नहीं बन सकता। इसके ऊपर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ और संभवतः कल मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी करूंगा। अजय जी कह रहे हैं, प्रभु जी, इन दिल्ली आई डू नॉट थिंक बीजेपी विल विन अ सिंगल सीट, टू मेनी पीसफुल देयर। खुजलीवाल जी की झाड़ू फेरनी होगी सब पर। आप क्या कहते हैं? बताइए ओंकार जी, आप क्या कहते हैं? धीरेन्द्र जी जवाब दीजिए, आपके प्रिय पात्र। धीरेन्द्र जी जवाब लीजिए। नहीं, देखिए बीजेपी यहाँ दिल्ली में तो वो अभी भी जिस तरह का चैलेंज कर रहे हैं, दरअसल बीजेपी यहाँ दिल्ली में उस तरह का मॉडल ऑफ गवर्नेंस शो नहीं कर पा रही है। जो गलियां हैं, आप देखिए केजरीवाल के पास कोई अपना मॉडल नहीं है जिसको वो अपना मॉडल कह रहे हैं। वो तमाम चीजें इधर से उधर से उठाई हुई है। उनको मालूम है वाकई सरकारों ने चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे इससे पहले मोदी गवर्नमेंट से पहले की जो सरकारें रही हैं, वो उसी पे काम करती रही जो एक ट्रेडिशनल तरीका था। और वाकई उसमें एजुकेशन पब्लिक स्कूलों के ऊपर छोड़ दी गई थी, कॉन्वेंट्स में। हेल्थ पे कोई जो प्राइवेट हॉस्पिटल से जिनको जमीनें दी गई, 1 रुपए पर उन्होंने किसी गरीब का इलाज नहीं किया। और ये जो कमजोरी चीजें उन्होंने उठाई, और इसके साथ साथ आपने देखा होगा जो फ्री का जाल है, फ्री की फिनाइल पी लेने वाले देश में ये बड़ी है। और आपको देखा होगा कि यहाँ भी यूपी में भी आखिर में अभी आज की डेट में वो कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो जो है अभी भी केजरीवाल वहां, जब तक कि इनके पास ये असमंजस से बीजेपी की लीडरशिप निकल नहीं जाती कि मनोज तिवारी की आदर्श गुप्ता की किसी बिहार से लाए हुए को, या पूर्वोत्तर के भारत के मतलब पूर्वांचल के या किसी को, जब तक आप एक लीडरशिप को सीधे रात दिन उस पर नहीं छोड़ देते हैं जो एक विजन के साथ आए, जो हर एक चीज को, कि अभी इसका कोई मतलब नहीं है कि शराब की दुकानों के सामने आप खड़े हो गए। आप देख रहे होंगे बीजेपी के जो स्थानीय प्रोग्राम है संजय जी, वो इनको बहुत पीछे लाकर कोई नई चीज दिखाने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी वहां बहुत ताकत बीजेपी इसको दिल्ली में बीजेपी को मिल रही है, अभी तो नहीं दिख रहा जी। नहीं, ये तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतेगी। मैं कह रहा बीजेपी एक दो इतना लोकसभा की तो विधानसभा की। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। अगर लोकसभा की कर रहे तो लोकसभा में बीजेपी को अभी भी वहां कोई हराएगा नहीं, क्योंकि वही तमाम लोग फ्री का खाना लेते हैं, फ्री का वो जो बिजली का बिल और वो सब रख के जो उनको केजरीवाल देता है, वो बिल्कुल उसमें जाके आराम से लाइन में लग के वोट दे आते हैं वो मोदी जी को। लोकसभा में उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको मालूम है। तो इसीलिए वो फ्री की चीजें उनके लिए बहुत बेहतर है सिर्फ विधानसभा में, उससे आगे वो नहीं जाते हैं। ये हम लोग 2 इलेक्शन में लगातार देख चुके, और मुझे लगता है आज भी इस ट्रेंड में कोई चेंज नहीं होगा, कोई ट्रेंड में चेंज नहीं होगा। जी, नेक्स्ट। मराठा सुपर स्टिकर, धन्यवाद अजय जी। प्रभु जी, ये हो गया सवाल। मिथिलेश कुमार, आउट ऑफ फॉलोइंग टू व्हाट कंट्रीब्यूटेड मोर टू बीजेपी विन इन यूपी? मोदीज गंगा स्नान इन काशी और योगी बुलडोजर?
दोनों मुझे लगता है कि बाइनरी नहीं कर सकते, ये बाइनरी नहीं कर सकते, इसका बाइनरी डिवीजन नहीं हो सकता। ये तो कंबाइंड है मोदी योगी इसमें, इसमें अगर कोई एक भी और ये इस पूरे चुनाव में भी दिखा है, कंधे पे हाथ रखने से लेके अभी भी, कल भी आप देखेंगे तो भले ही कुछ भी था लेकिन यकीन करते हैं, मोदी योगी पर बहुत यकीन करते हुए दिखते हैं, कम से कम ये लग रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जी नेक्स्ट ट्रू वॉइस, सर अजीत अंजुम सुधर गया अपने लास्ट वीडियो में ऑन बंगाल। देखो भाई, बंगाल में सारे के सारे सुधरे इसलिए हैं क्योंकि वहां मरने वाले मुसलमान हैं, इसलिए सुधर गए, बाकी और कोई कारण नहीं है। यही हिंदू होते तो कुछ नहीं बोल रहे होते। नहीं, दूसरा कारण एक और हुआ संजय जी, अचानक आपने ये देखा नहीं है, उन लोगों का जो व्यूज है, क्योंकि जो दर्शक उनसे उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये जिता देंगे, वो जिताने में नाकामयाब हो गए, क्योंकि जिताती तो जनता है। तो उसके बाद उनका जो व्यूवरशिप गिरा है, तो उनको उस समय पैसा चाहिए, वो लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। मैं इस बारे में बहुत साफ हूं, क्योंकि मैंने सबके साथ, उनमें से ज्यादातर के साथ काम किया, मैं फील्ड में एक्टिव जर्नलिस्ट हूं, तो मैं पहचानता हूं उन सब की रग। और शरद प्रधान जैसे आदमी को तो 2017 से 2014 से पढ़ा जा सकता है, वो निरंतर है, इसीलिए उसको मुझे लगता है, ये शब्द तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इसी के इर्द गिर्द है वो दरअसल अपने आप को उत्तर प्रदेश के इंसाइक्लोपीडिया कहलाने के इतने शौकीन है कि वो जो इंसाइक्लोपीडिया लिए मेरे ख्याल से आपका कनेक्शन फिर से कट गया है लगता है, इसलिए हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। श्याम सर्वोदय, मुंबई इन कर्नाटका इज मर्जिंग एस न्यू हिंदुत्व आइकॉन। अभी देखना है साहब, अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या, नया नया टाइम है। मराठा, संजय जी योगी जी को कितना स्वातंत्र मिला हुआ, संदीप देव कह रहे थे कि 2 उप मुख्यमंत्री लाकर दिल्ली वालों ने अंकुश लगाया है। मुझे लगता है आपने देर में ज्वाइन किया है, क्योंकि आरंभ में मैं और ओंकार जी और धीरेन्द्र जी ने पहले 20-25 मिनट केवल इसी बात पर चर्चा की है। जी। प्रियंक भारद्वाज, ऑल मुस्लिम्स आर डेफिनेटली अगेंस्ट बीजेपी बट ऑल हिंदूज आर नॉट इन फेवर ऑफ बीजेपी, व्हाट कैन बी डन टू यूनाइट ऑल हिंदूज टुगेदर टू सपोर्ट बीजेपी। क्या कहते हैं आप ओंकार जी? ये देखिए, फिर डेमोक्रेसी कैसे हुई? धीरे धीरे जागृति आ रही है, पहले जितने लोग नहीं थे वो अब जुड़ रहे हैं। आगे थोड़ा तसल्ली करिए, जैसे जैसे बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं तो वो यूनाइट हो रहे हैं। रफ्तार थोड़ी धीमी है पर हो रहे हैं। इसी के साथ प्रश्नकाल समाप्त, आज का सत्र भी यहीं समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार जी, धीरेन्द्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से अनुरोध है पुनः कि आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने से हमारी रीच बढ़ती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा जो नया चैनल जयपुर डायलॉग्स विमर्श है उसको भी सब्सक्राइब करें। Press the bell icon on YouTube and don't